जब केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार हो और राज्य में भी हो, तो राज्य सरकारों को जरा बोल्ड डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार केंद्र का दबाव होता है, ये मत करिए वो मत करिए। अगर विपक्ष की सरकार हो तो आप लड़ सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। तो जो फैसले, जो बोल्ड फैसले लिए जाने चाहिए, वो दिक्कत आती है डबल इंजन की सरकार में। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की इस बात से तो मैं हमेशा सहमत हूं, या ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। सरकार ये आए भी आए, इनकी आए उनकी आए किसी की आए, लेकिन विभिन्न विभागों का जो रास्ता है और टारगेट है उस निश्चित होना चाहिए। हमारी इस राज्य की संभावनाएं क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा उस टारगेट पर पहुंचने का रास्ता क्या है और उसमें संसाधन क्या है, ये किसी भी राज्य को के लिए जरूरी है कि ये हो। फिर सरकार चाहे कोई भी क्यों ना आए, वो उसी रास्ते पर सबको चलना है ताकि राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाना है। और मुझे लगता है कि ये बनना ही होना ही चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात। और जहां तक गीत संगीत का बात है, अभी तो देश में नहीं दुनिया में भी मोदी का संगीत चल रहा है, बहुत दूर तक चल रहा है। ये संगीत अभी रुकने वाला भी नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इस संगीत में जो झंकार है वो भारत की है, पाश्चात्य नहीं है। ये संगीत थिरकनी केवल पैदा नहीं करता, ये उसमें जीवंतता भी देता है। अब जो आपने चर्चा की कि डबल इंजन की सरकार की बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है, बड़े शौक है लोगों को, पलायन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं, ये राज्य कैसा है, इसका रास्ता क्या है। यदि किसी के हाथ में उसकी बागडोर हो तो उसको क्या टारगेट है कि क्या करना है। सबसे पहले देखना चाहिए हम लोगों को इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं। आपको मालूम है कि इस राज्य की 70% वन क्षेत्र है। इस राज्य में केवल 30% ही जी भूमि है, जिसमें मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है। अभी यदि मुंबई, दिल्ली, मेरठ और जो यदि 10 बड़े शहरों को हिंदुस्तान के देखने, और वो केवल हमारे जो उत्तराखंड के लोग वहां बसे हुए हैं उनको केवल इतना आह्वान हो जाए कि उत्तराखंड में आ जाएं, तो उनको मकान बनाने के लिए एक जगह तक नहीं मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी। मैंने अध्ययन क्या बोल रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा। आपकी बात तो कौन, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास केवल 30% है, अब हमको उस पर नियोजन करना है, क्या हमारी प्राथमिकता है। जैसे हमारे पास 4 धाम, हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो काफी अच्छा है, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक यदि देखेंगे तो वो हमारी आर्थिकी का हमारा जो पर्यटन है। लेकिन पर्यटन को और धार्मिक पर्यटन को दोनों को जोड़ नहीं सकते हम। पर्यटक आए, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास बेशुमार सौंदर्य भरी हजारों स्थान है। स्विट्जरलैंड भी इसमें बौना पड़ता है, ऐसा मेरा उत्तराखंड है, स्विट्जरलैंड भी बौना पड़ता है। उसका नियोजन हम किस रूप में कर सकते हैं, हर हाथ को काम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का जो मानस है वो है प्रतिभाओं का इधर निर्यात होता है साहब, प्रतिभाओं का आयात नहीं है, यहाँ निर्यात है, ये पूरी दुनिया में है। हाँ। इधर जाता है, कोई प्रतिभाशाली है, जबरदस्ती गांव में कैसे रोक सकते हो तुम उसको। आज दुनिया में राज कर रहे हो। आज कौन देश है ऐसा जहां उत्तराखंड का निवासी ना हो, हर देश में है और अच्छे स्थान पर है। लेकिन वो हमारी रगों में खून बहता है कि हम देश के लिए औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति यहाँ सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमा पर कुर्बानी देता है, और उसकी मजबूरी नहीं है। सेना में भर्ती होना वो केवल नौकरी के लिए नहीं जाता, उसका जज्बा है, जज्बा है, जुनून है, उसकी रगों में खून बहता है। मेरी बेटी एमबीबीएस करने के बाद बाहर चली गई थी और वो भी सेना में कमीशन लेकर के आज मेजर है। वो किसी ने नहीं बोला करो। अकेला राज्य है जिसके 2 अंचलों का नाम रेजिमेंट है, और गढ़वाल और कुमाऊं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोगों की जो एक फैशन जो बन गया, प्लीज इस फैशन को खत्म करिए। हाँ, गवर्नमेंटों को काम करना चाहिए। यहाँ का आयुर्वेद है, आयुषो वेद, आयुर्वेद का जन्मदाता है।
संजीवनी बूटियां हैं, हम उसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, हम पर्यटन को कैसे कर सकते। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो दुनिया के पास नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।